Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Nardev, your English teacher, and today I come up with the poem The Ball Poem written by John Berryman. John Berryman was an American poet, and in this poem he has written about a boy who has lost his ball. So this poem gives us a very important message about putting up with the loss of things. If taken literally, it is a psychological picturesque of a little boy's growing mind and learning to deal with the loss of the first thing he has ever held dear. हिंदी में हम इसे बोलें तो ये एक वास्तव में एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो उसके विकसित होते हुए दिमाग, उसके सीखते हुए दिमाग का मानसिक चित्रण करती है। मतलब जब पहली बार बच्चा किसी चीज को खो देता है तब वो उसकी दशा क्या होती है, उसकी मनोदशा क्या होती है, यह पोएम उसको व्यक्त करती है। मतलब जब आप जैसे खुद आप बच्चे रहे होंगे, पहली बार जब आपकी कोई चीज छीन लेता था या गुम हो जाती थी तो आपको कितना दुख होता था, आप रोने लगते थे, आप टूट जाते थे। और फिर धीरे धीरे जब चीजें बार बार खोती हैं तो वह बच्चा सीख जाता है कि कैसे मेरे को ये चीजें तो खोती रहेंगी और मेरे को इन चीजों पर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो लर्न कर लेता है कि हाउ टू डील विद द लॉस ऑफ द थिंग्स एंड हाउ टू स्टैंड अप अगेन, कैसे दोबारा से मुझे खड़ा होना है इस चीज को एक्सेप्ट करके। और वो एक दिन ये जान लेता है कि इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। मतलब लॉस एंड गेन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। यह वो एक दिन सीख जाता है कि ये तो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है कि खोना और पाना ये तो चलता रहेगा जीवन भर। और यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखें, इफ टेकन मेटाफोरिकली, इट इज ए पोएम ऑफ मैनकाइंड्स लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। मतलब यदि इसको लाक्षणिक रूप से देखा जाए इस कविता को, तो यह हम इंसानों के सीखने का चित्रण करती है कि कब क्या सीखने का, जब हमारे कोई प्यारे, हमारे रिलेटिव, रिश्तेदार हमसे बिछुड़ जाएं, हम उनको खो दें, तो हम कैसे स्ट्रोंग बने रहें, कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर लें और कैसे मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। यह चीज हमें सीखनी पड़ती है। मतलब ये मैनकाइंड को सीखना ही होता है। एक दिन अंत में जाकर के उसको इस चीज को एक्सेप्ट ही करना होता है। मतलब मौत जो होती है इंसान की एक दिन आनी होती है और एक दिन उसके इंसान के जो प्यारे लोग हैं उनको उनसे बिछड़ना ही होता है। तो यह चीज हमें एक्सेप्ट करनी होती है एक ना एक दिन। यह मैसेज ये पोएम देती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक द मैसेज ऑफ द पोएम इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल रीड द पोएम। लेट्स स्टार्ट। ए बॉय लूजेज ए बॉल। एक लड़का बॉल खो देता है। ही इज वेरी अपसेट। वह बहुत ही दुखी है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच नोर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। कह रहा है कि एक बॉल जिसकी कीमत ज्यादा नहीं होती है और ना ही इसको खरीदना, एक दूसरी बॉल को खरीदना उसकी जगह पर डिफिकल्ट है। ये भी डिफिकल्ट नहीं है कि उस दूसरी बॉल नहीं खरीदी जा सकती, ये डिफिकल्ट बात नहीं है। वाई देन, फिर क्यों, इज द बॉय सो अपसेट, फिर क्यों वह लड़का इतना अपसेट है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। इस पोएम को पढ़ो और देखो कि पोएट क्या सोचता है लॉस्ट के बारे में, और पोएट क्या सोच रहा है कि भाई उसने ऐसा क्या खो दिया, और व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, और बच्चे को क्या सीखना है। मतलब वो क्या सीखेगा इस पोएम में, क्या सीखता है कि जब कोई चीज उसकी खो जाए तो उस अनुभव को कैसे सीखेगा, उस अनुभव से वो क्या चीज सीखेगा। ये सब इस पोएम में हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट।
What is the boy? What is the boy now? Who has lost this ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. कह रहा है कि what is the boy now? अब यह लड़का क्या है? Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल खो दी है. What? What? क्या? क्या करे वो? What is he to do? अब वह क्या करे? मतलब सीन क्या है? इस पोएम का जो स्टार्टिंग का सीन है उसमें एक बच्चा होता है जो एक बॉल के साथ खेल रहा होता है, मगर उसकी बॉल को वो खो देता है और अब बॉल खो जाने पर वो क्या करिए ऐसा सोच रहा है. आई साइट को, मैंने उसे जाते हुए देखा. मैरीली बाउंसिंग मतलब खुशी के साथ नाचते हुए, बाउंस करते हुए, जैसे अप एंड डाउन टब्बा खाती है ना बॉल, वैसे जाते हुए मैंने उसको नोटिस किया. किसने? पोइट ने. डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के उस ओर. एंड देन मैरीली ओवर, और तब खुशी से आर पार, उसके पार. देयर इट इज इन द वाटर, और वहां पर जाकर के हार्बर होता है. हार्बर समझते हो ना, पोर्ट जो होता है बंदरगाह, वहां पर जाके पानी में गिर जाती है वो बॉल. पोएट ये सारा सीन ऑब्जर्व कर रहा है अपनी आंखों से. अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं साथ की साथ बताता चलूं आपको फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस के बारे में. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये वॉट से स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे फिर वॉट है. दो लाइनें जब एक ही वर्ड से या फ्रेज से स्टार्ट होती हैं तो वहां पर पोएटिक जो डिवाइस होता है उसे बोला जाता है एनाफोरा. तो यहां पे इन दो लाइनों में क्या है बेटा? एनाफोरा है. एनाफोरा इन फर्स्ट की दो लाइनों में, फिर अगली दो में भी है एनाफोरा, क्योंकि यहाँ पे फिर मैरीली आ गया, फिर मैरीली. दो या तीन कंजुकेटिव लगातार लाइन जब सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से स्टार्ट होती है तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा. ठीक है, तो फर्स्ट की जो 4 लाइन्स हैं इनमें एनाफोरा है. आप देखो आगे, आप ये पोएटिक डिवाइस साथ के साथ ही मतलब समझते चलें. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. ओ जब आ जाता है ना, किसी को संबोधित किया जाता है तो वहां पर होता है अपोस्ट्रोफे, बोलते हैं इसको पोएटिक डिवाइस को. यहाँ पे अपोस्ट्रोफे. नो यूज टू से मतलब इस चीज को कहने का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है. ओ देयर आर अदर बॉल्स कि अरे वहां पर बहुत बॉल्स हैं, बॉल और मिल जाएंगे, मतलब बच्चे को ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं. एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट मतलब होता है एक्सट्रीम, अंतिम. कह रहा है कि एक सेकिंग मतलब हिलते हुए, ग्रीफ मतलब दुख, फिक्सेस मतलब जकड़ लेना. कह रहा है कि उस बच्चे को एक ऐसे दुख ने जकड़ लिया था. एज ही स्टैंड्स रिजिड, ऐसा लग रहा था कि वो एकदम कठोर. रिजिड मतलब होता है ठोस, स्थिर, विदाउट मोशन, मोशनलेस. वो एकदम से स्थिर होकर के खड़ा हो गया. ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब वो कांप रहा है दुख से. स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, मतलब किसी इंटेंशनली किसी चीज को देखते रहना. स्टेरिंग डाउन, वो उधर नीचे की तरफ जिधर उसकी बॉल गई ना, उस चीज को, उस हार्बर की तरफ घूर रहा है, देख रहा है. ऑल दिस यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. अब देखो ऑल हिज यंग, यहाँ पे बेटा क्या है? ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर. यहाँ पे देखो बॉल को पर्सोनिफाई किया है. बॉल को क्या बता रहा है कि उस बॉल के साथ जैसे वो बॉल चली गई पानी में तो वो बच्चा एकदम दुखी हो गया, सैड है, रिजिड हो गया, ट्रेम्बलिंग यानी कांप रहा है और उस चीज को घूर कर देख रहा है. ऐसा लग रहा है उसको कि उसके सारे जो जवानी के बचपन के दिन थे ना, छोटे, जब वो छोटा था, वो छोटे यंग जो डेज थे उसके, वो सारे के सारे उस बॉल के साथ उस हार्बर में, उस बंदरगाह में, उस पानी में जाकर के डूब गए हैं. वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी बॉल गई है ना वहां पर चले गए उसके खुशियां, उसके. क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि उस बॉल के साथ, वो बॉल उसके लिए केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं था बल्कि उसकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ चुकी थी. मतलब उसका दिल अटैच्ड था उस बॉल के साथ. अटैचमेंट को याद कर रहा है वो, उसके साथ उसकी जो भावनाएं जुड़ गई थी, उसका यंग डेज जो जुड़े हुए थे उनको वो याद कर रहा है. आई वुड नॉट इंट्रूड. इंट्रूड का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, किसी चीज में बीच में दखल करना, किसी, वैसे होता है इसका मतलब इंट्रूड करना, किसी की प्रॉपर्टी में घुसना. ठीक है ना. इंट्रूडर्स कौन होते हैं?
ये होते हैं आतंकवादी जो दूसरों के घुसपैठ की, हिंदी में बोलते हैं घुसपैठ करना। इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ करना, दखल करना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कह रहा है कि मैं उसके मामले में दखल नहीं करूंगा, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। ए डाइम एक बेटा करेंसी है यूएस की, क्योंकि यह जो पोएट है जॉन बेरीमैन, ये एक अमेरिकन पोएट है जो अमेरिकन मतलब पोइम्स लिखता है। और यहाँ पे ये डाइम जो है एक करेंसी है वहां की, जो 10 सेंट, जो 10 सेंट होते हैं ना, सेंट क्या होता है, डॉलर, डॉलर की एक छोटी यूनिट होती है सेंट, जैसे अपने होते हैं ना पैसे, 1 पैसा 2 पैसा, ऐसे 10 सेंट की एक यूनिट बनती है, उसे बोलते हैं ए डाइम। तो कह रहे हैं ए डाइम अनदर बॉल, कह रहे हैं कि एक डाइम में दूसरी बॉल आ जाती है। इज वर्थलेस, मगर इसका कोई फायदा नहीं, वर्थलेस मतलब यूजलेस। वो सोच रहा है कि अगर इसे एक डाइम दिया जाए तो दूसरी बॉल खरीद सकता है, यानी कि एक डाइम इज इक्वल टू 1 डाइम इज इक्वल टू 1 बॉल, मगर इसका कोई फायदा नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कह रहा है कि वो अब सीख रहा है पहली बार किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी का होना, मतलब उत्तरदायित्व तो होना किसी चीज का। इस दुनिया में जो पोजेशंस होती है ना, अपने पोजेशन का मतलब होता है जो तुम्हारी वस्तुएं हैं जिन पर तुम्हारा हक है, अधिकार है, अधिकार है जो तुम्हारा, तुम्हारे अंडर में जो चीज है जिसके तुम मालिक हो, उस चीज को, उस सेंस को ये पहली बार रियलाइज कर रहा है कि मेरी भी कुछ चीज खो गई है, मेरी भी कुछ चीज है, इस चीज को पहली बार रियलाइज कर रहा है। तो कह रहा है कि इसकी फीलिंग्स उस सी बॉल से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको दूसरी बॉल दिलवाने या कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, ये उस बच्चे को तो नहीं कह रहा है मगर सोच रहा है, खुद पोएट अपने आप में कह रहा है कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स खरीद देंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल खोती भी रहेंगी, गुम भी होती रहेंगी हमेशा। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे, लोग बॉल खरीदते रहेंगे और बॉल्स गुम होती रहेंगी निरंतर। एंड नो वन बॉयज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और कह रहा है कि कुछ भी चीज, कुछ भी यानी कि पैसा जो है ना, वो तो एक बाह्य चीज है, कोई भी चीज उस बॉल को वापस नहीं खरीद के दे सकता। जैसे सेम बॉल जो हार्बर में गई, अब वही बॉल थोड़ी दूसरी बॉल आएगी। कह रहा है कि जब कि, जैसे यहाँ पे मेटाफोरिकली इसका मीनिंग निकल रहा है कि जब हम किसी चीज को लॉस कर देते हैं, जैसे हमारा कोई लव्ड वन या अपना प्रिय, अपना घर का कोई सदस्य बाई चांस गलती से किसी एक्सीडेंट आदि में मर जाए, खो दें हम उसको, तो उसको हम खरीद सकते हैं क्या? नहीं। उसके हो सकते हैं उसके छोटे बच्चे थे वो बड़े हो जाएं, उस जैसे बन जाए, मगर वो तो नहीं बन सकता ना। तो जो फीलिंग्स हैं ना, हम उनको नहीं खरीद सकते। तो कह रहा है कि मनी है ना, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कह रहा है कि कोई भी उस बॉल को बैक खरीदता नहीं है, वापस नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, ये पैसा तो एक शरीर का मैल है, ऐसे इस टाइप से हम मेटाफोरिकली इसको कह सकते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, ये बाह्य चीज है जो सिर्फ खरीदने में काम आती है, मगर वो फीलिंग्स नहीं दे सकती। पैसे से हम क्या खरीद सकते हैं? वस्तु तो खरीद सकते हैं, मगर वो फीलिंग नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, ये डेस्परेट आईज बेटा यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट, एक पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है, जैसे एपिथेट का मतलब होता है बेटा एडजेक्टिव। तो ये आईज जो है इसका एडजेक्टिव क्या है? ये आईज है, इसका एडजेक्टिव हुआ डेस्परेट, निराश आंखें। पर बेटा आंखें कभी निराश नहीं होती, निराश वो व्यक्ति होता है जिसकी आंखों में आंसू हैं, यानी कि वो इंसान निराश है, आंखें निराश नहीं है। आंखें के द्वारा तो वो सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को। तो कह रहा है कि ये जो रियल, तो डेस्परेट कौन था? वो मैन, वो बॉय, पर उसकी आंखें है ना, ये डेस्परेट पोएट ने ये एडजेक्टिव उसकी आंखों के लिए लगा दिया है, जबकि ये लगना किसके लिए था? उस बॉय के लिए, खुद के लिए। जब ट्रांसफर कर दिया जाए ऐसे ही एडजेक्टिव एक से दूसरे के लिए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब कोई एडजेक्टिव ट्रांसफर कर दिया जाए तो वहां पर होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहां पे ये डेस्परेट जो वर्ड है, निराश, आंखें ना होकर के निराश होता है, कौन है? व्यक्ति। निराश वो बच्चा था, उस बच्चे की जगह उस बच्चे के लिए डेस्परेट बॉय होना था, मगर यहां पर ये
उसने क्या बोल दिया, डेस्परेट आइज, मतलब वो निराश है। बात तो यही समझ में आती है कि लड़का निराश है, मगर यहां पे इसको बोलेंगे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई, कह रहा है कि वो सीख रहा है इस इन निराश आंखों के पीछे वो इस समय वो कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कह रहा है कि खोने का ज्ञान, किसी चीज को खोने की नॉलेज की, कैसे किसी चीज कोई खो जाती है और उसके बाद हम उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, द स्टडी ऑफ नॉलेज को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कह रहा है कि किसी चीज को खोने का ज्ञान सीख रहा है, सेंस ऑफ लॉस को यह रियलाइज कर रहा है कि किसी चीज, जैसे बच्चा छोटा होता है, जब बड़ा होकर के बड़ा होने लगता है तो कुछ चीजें उसकी पहली बार जब गुम हुई तो उसे दुख होता है, फिर उसकी दूसरी बार गुम होती है फिर दुख होता है उसे, ऐसे तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जब गुम होती है बार बार, तो वो सीख जाता है कि यार चीजें तो ऐसे गुम होती रहती हैं। मतलब वो क्या लर्न कर लेता है कि लॉस एंड गेन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ये एक दिन उसको रियलाइज हो जाता है कि खोना और पाना तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर मान लो हमारे किसी लव्ड वन की मृत्यु हो जाए तो हम उसको वापस नहीं ला सकते, और सभी को एक दिन मरना भी है, और सभी को अपने जो प्यारे हैं, यार हैं, दोस्त हैं, उनको एक दिन खोना भी है। तो कह रहा है कि यह चीज वो सीख रहा है। और हाउ टू स्टैंड अप, फिर हाउ टू स्टैंड अप मतलब हाउ टू मूव ऑन, यह भी सीख रहा है कि ये सब खोने के बाद उसको एक्सेप्ट करके कैसे आगे बढ़ना है, ये सीख रहा है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और यह जान रहा है कि जिस चीज को हर आदमी को एक दिन जान लेना चाहिए, यह वह चीज सीख रहा है जो हर आदमी को एक दिन जरूर सीखना पड़ता है, एक दिन जरूर इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कई इसको कई दिनों में सीखते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि खोने के बाद कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही पोएम थी। इसमें कुछ एक और है, जैसे ये बोल्स, बोल्स दो बार रिपीट हो गई तो इसे हम रिपीटेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, रिपीटेशन पोइटिक डिवाइस हुआ। और ये मैंने ट्रांसफर्ड एपिथेट बता दिया आपको, एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ बता दिया, इडाइम का मतलब भी बता दिया, इंट्रूड का मतलब होता है इन्वेड करना, लिख सकते हो आप इंट्रूड का, इन्वेड किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन घुसना, टू एंटर इन समवंस प्रॉपर्टी विदाउट एनी परमिशन। ठीक है। हार्बर क्या होता है बेटा, पोर्ट को बोलते हैं, पोर्ट जो होता है ना बंदरगाह, उसको हार्बर बोलते हैं। ठीक है। और यहां पर था ओ देयर, यहां पे मैंने अपोस्ट्रोफे पोएटिक डिवाइस बताया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि कुछ एक बोल में, जैसे फर्स्ट में ओ ओ ओ, बार बार ओ का रिपीटेशन हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वर्ड नहीं है ऐसे। अगर किसी वॉवल का रिपीटेशन होता है तो उसे बोलते हैं एसोनेंस, और कॉन्सोनेंट साउंड का ऐसे रिपीटेशन होता है किसी लाइन में तो उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पे एसोनेंस है, ऐसे ही बाउंसिंग में ओ, डाउन में ओ, ये भी क्या बता रहा है, एसोनेंस है। अगले देखो नो, टू, अदर, ओ, ये सब क्या है, ये एसोनेंस के एग्जाम्पल हैं, जहां पर कि ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है सेम लाइन में, एक लाइन में। जब सेम ए ई आई ओ यू यानी कि इन वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो तो वहां पे होता है एसोनेंस, यदि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो वहां पे होता है कॉन्सोनेंस। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, यही था सब कुछ इस पोएम के बारे में। इसके बाद वर्ड मीनिंग, इसके समरी वगैरह सब कुछ क्वेश्चन आंसर मैं नोट्स में बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इसे बार बार देखिए, और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अच्छा लगे तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।